सीख रहे थे के अंदर, और उसमें हमने चंद एक थोड़ी सी बेसिक सीखी थी कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। उसके लिए आईज की मूवमेंट होती है, और आईज की मूवमेंट के लिए हमने देखा कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं, उस न्यूरोलेमा के हवाले से एक जैसे आयंस होते हैं जिन्हें कहते हैं लीकी चैनल्स कहते हैं, दूसरे आयंस जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, जो वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से ओपन या क्लोज होते हैं। और तीसरा प्रोटीन जैसे होता है, उसका नेम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। अक्सर आयंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक आयन को क्रॉस कर सकता है, और सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा चैनल है जिसमें सोडियम एज वेल एज पोटेशियम आयंस दोनों जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो आज जैसे हम थोड़ी नर्व इम्पल्स को सीखेंगे, उसकी स्टेप्स को, ये सारी रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ के जरिए जैसे की जा सकती है। जैसे यू नो वेरी वेल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करती है, और टाइम जो है मिली सेकेंड में है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करेगी, और ये जो टाइम जो होगा इसका यूनिट है मिली सेकेंड। इसी तरह से वर्टिकल लाइन जो है वोल्टेज को शो करती है, वोल्टेज में डिफरेंस जो होता है वोल्टेज को शो करेगी, और वोल्टेज का यूनिट होगा मिली वोल्ट। इसी तरह से इस वोल्टेज में जैसे यू नो वेरी वेल, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जैसे -70 है, -70, तो -70 इसी तरह से जीरो से जितने भी नीचे वैल्यूज होंगे तो ये सब नेगेटिव होंगे, और इसी तरह से जीरो से अबव जो वैल्यू जाएगी वो सब जो है पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो पोटेंशियल में जो चेंज आती है -70, और एक दूसरी फिगर हम यहाँ पे नोट करते हैं -55 मिली वोल्ट, और इधर जैसे -10 20 को इस तरह से, लेकिन जीरो जीरो के बाद वैल्यू जो है प्लस में आएंगी। तो इधर हम लिख रहे हैं कि 20 30 40, और ये +50 वोल्टेज में चेंज या डिफरेंस जो आता है अकॉर्डिंग टू द आयन मूवमेंट। तो सबसे पहले जिस तरह से एक न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है, रेस्ट मेम्ब्रेन जो होती है, उस वक्त हमने नोट किया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो जब ये न्यूरॉन रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसका जो मेजर किया गया मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वो था -70 मिली वोल्ट। और उसके बाद इसको जब कोई स्टिमुलस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई साउंड, टच, लाइट है, ये सब स्टिमुलस है। स्टिमुलस मिलने के बाद थोड़ी सी इसमें पोलरिटी में इसकी जो चेंज आती है, आयन मूवमेंट होती है, और आयन कौन से सोडियम आयन साइड द न्यूरोलेमा, क्यों सोडियम चैनल ओपन होता है और न्यूरोलेमा को क्रॉस करके, तो उस वक्त जो वोल्टेज जो मेजर वो -50, तो आगे और भी सोडियम चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज सोडियम चैनल फास्टर जो ये ओपन होंगे, सोडियम आयंस और फास्ट आएंगे, और पोलर इसकी जो वोल्टेज है ऐसा ऐसा डिफरेंस आता जाएगा। ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जैसे एग्जांपल है। इस माइनस, ये जो -55 मिली वोल्ट तक को पहुंचना, इस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का काम यही, इसका मतलब यही होता है मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल। अगर इतना -50 मिली वोल्ट अगर ये इसको मिलेगा, इतनी चेंज आएगी तो आगे एक्शन पोटेंशियल होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। अदरवाइज उससे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, अदरवाइज उससे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है तो और मजीद जैसे सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे, जैसे सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे तो यकीनन उसकी वजह से और सोडियम आयन दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा, साइटोप्लाज्म की तरफ आते जाएंगे। और ग्राफ के अगर आप देखेंगे ये जो वर्टिकल लाइन है और भी जैसे ऊपर ही जा रही है, कितनी हद तक जब +50 का ये वैल्यू आएगा तो उस वक्त सोडियम आयंस की जो चैनल है ये स्टॉप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएंगे तो यकीनन उस वक्त सोडियम आयन जो पहले इधर
क्विकर जैसे अंदर इनसाइड मूव कर रहे थे, अब जो है ये स्टॉप हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे एक पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, वो पोटेशियम आइंस जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे। पोटेशियम आइंस बाहर हम आते हैं, सब इलस्ट्रेशन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए पूरी हम इस नर्व इंपल्स को एक सिंगल पेज से ही सीख सकते हैं। कल हमने पढ़ा था जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो ओपन होंगे, ओपन होने के बाद पोटेशियम आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट होती रहेगी न्यूरॉन की इनसाइड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से वापस जो -70 मिली वोल्ट है वो रिस्टोर होने लगता है। पर ये जो है किलो ईयर इनका थोड़ा सा लेट होता है, तो ये -90 तक भी चले जाते हैं, -90 तक चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे एक और चीज जैसे कल हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पंप, उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट होंगे, तो इनिशियल जो आप सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट होगा, उसके बाद इनिशियल जो -70 मिली वोल्ट वो भी रिस्टोर हो जाएगा। और आयंस की जो मूवमेंट, आयंस की जो कंसंट्रेशन थी, इस जगह पे आयंस की कंसंट्रेशन ये थी कि इनसाइड द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बट ये जो -70 भी हुआ या -90 तक भी जाता है, तो उसमें ये होता है कि इस जगह पे सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव होकर आए थे। अब इनको निकालना है, वो निकालेगा सोडियम पोटेशियम पंप, ताकि एक तो -70 मिली वोल्ट वो भी रिस्टोर हो जाए, प्लस जो आयोनिक की कंसंट्रेशन है वो भी सेम जो है मेंटेन हो जाए। आयोनिक कंसंट्रेशन उस जगह पे ये न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम आउटसाइड ज्यादा, वही सेम ये जो आयोनिक कंसंट्रेशन इसकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप को ऑपरेट करेगा। अब इन स्टेप्स के नेम क्या है, उनके नेम हम यहाँ नोट करते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बिकॉज जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेत में थी वो पोलराइज्ड थी, और उसकी सिचुएशन इस जगह की ये थी कि इनसाइड जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन और आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन थी। अब ऐसा होने से जो है इनकी जो अपोजिट काम हो गया, यानी इनसाइड जो है सोडियम आयंस इतने ज्यादा आ गए, तो इस अमल को कहेंगे डीपोलराइजेशन। और उसके इफेक्ट की वजह से उसके इफेक्ट की वजह से ही उसके इफेक्ट की वजह से ही जैसे उसके इफेक्ट वजह से जैसे जो न्यूरॉन ज्यादा आए डीपोलराइजेशन की वजह से। उसके बाद जैसे इस जगह पे जब पोटेंशियल +50 तक पहुंच गया, तो सोडियम चैनल क्लोज हो गए, शट डाउन हो गए, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल है तो वोल्टेज की डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज होते हैं। इस जगह पे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पर पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो मूवमेंट पोटेशियम आयंस की बाहर की तरफ होगी। हम सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, पर इस अमल को हम कहेंगे, इधर हम नोट करेंगे रीपोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। वो डीपोलराइजेशन है और ये रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद जैसे आप देखें -70 तक पहुंच गया, बट उसके अलावा जैसे और भी नीचे की तरफ ये जो पोटेंशियल गया है, और इस प्रोसेस को कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। बिकॉज हाइपर की मीनिंग होती है हाई, ज्यादा, पोलराइज्ड, हाइपर पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, हाइपर पोलराइजेशन। ये जो हाइपर पोलराइजेशन का अमल हुआ है, जिसमें मोर जो पोटेशियम आयंस है वो आउटवर्ड गए, जिसकी वजह वैल्यू अप टू -90 मिली वोल्ट तक हो सकता है। इस ये जो नीचे की तरफ जो मूवमेंट है ये हाइपर पोलराइजेशन है। हाइपर पोलराइजेशन के बाद जैसे यू नो वेरी वेल सोडियम पोटेशियम पंप इस जगह पे ऑपरेट करता है। आयन एक्सचेंज जो है, इधर जो आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट इस पॉइंट पे हो जाती है, इस जगह पे आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट हो जाती है। ये कंप्लीट करवाने में किसका रोल होता है, इसमें रोल होता है सोडियम पोटेशियम पंप का होता है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है जो 3 सोडियम आयंस को बाहर
भेजता है और बदले में दो पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है। तो आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट होने के बाद जो रेस्टिंग वाली स्टेट थी बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे एक एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हुआ है। एक्शन पोटेंशियल अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा, न्यूरॉन डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन टर्मिनल, इस तरह से सेम ये रिपीट होता रहेगा पूरी न्यूरॉन की लेंथ में। कहते हैं एक नर्व इम्पल्स है, और इसको जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो तकरीबन 5 से 10 मिली सेकेंड, एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होने में 5 to 10 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है इसकी वैल्यू जरा डिफरेंट है, पर ओवरऑल जैसे ये 5 to 10 मिली सेकेंड एक एक्शन पोटेंशियल में टाइम इसका लगता है। तो अब हम जैसे सबसे पहले ये इनकी नंबरिंग देते हैं, फिर नंबरिंग के बाद हम इस जो भी इस ग्राफिक के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर होता क्या है उसको एक आयोनिक कंसंट्रेशन के हवाले से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेस्टिंग वाली कंडीशन है, इसको हम जैसे नंबर 1 देते हैं, और फिर जो उसको आप एक दूसरे पेज से उसको लिंक करेंगे। जी पोलराइजेशन है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर हम 2 देते हैं कि 2 नंबर स्टेप में क्या होता है। उसके बाद जैसे नंबर 3 स्टेप जैसे हम रीपोलराइजेशन का देते हैं। नंबर 4 जो है ये हाइपर पोलराइजेशन का इसको देते हैं नंबर, और नंबर 5 जो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की ऑपरेट होने की स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 स्टेप पे, जो एक में जब न्यूरॉन होता है तो उसकी आयोनिक कंसंट्रेशन क्या होती है रेस्टिंग स्टेज में। नंबर 1, जब भी कोई न्यूरॉन रेस्ट में होगा, हम नंबर 1 सीख रहे हैं, और इस पोटेंशियल को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे आरएमपी के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। जब ये एक न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड होता है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला है, कोई भी नहीं है, न्यूरॉन इज अनस्टिमुलेटेड। अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन होगा तो उस सेल के अंदर जैसे इन्वायरमेंट जो है, जिससे हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म वाला इन्वायरमेंट है, उसमें आपको पता है कि ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये सारे ऑर्गेनिक एनाइंस हैं, ऑर्गेनिक एनाइंस हैं, ऑर्गेनिक एनाइंस हैं जिनका लाइक चार्ज नेगेटिव में होती है। पर इस जगह पे यू नो वेरी वेल पोटेशियम आयंस की जो इनसाइड जो न्यूरॉन जिसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसके बाहर जो फ्लूइड का एनवायरनमेंट है उधर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये जब नंबर 1 जो हमने रिप्रेजेंट किया है न्यूरॉन की ये सिचुएशन या पोजीशन की है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट है, फ्लूइड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और जो साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट है, न्यूरॉन का इंटीरियर एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। Vikanam, if you are listening my voice, Vikanam, Vikanam, MSc में पीडीएफ सेंड कीजिए और ये ठीक है। तो ये नंबर 1 सिचुएशन है जिसमें जैसे न्यूरॉन की इनसाइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट जो नंबर 1 ग्राफ के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया था उस वक्त ये सिचुएशन होती है। अब नंबर 2 सिचुएशन पे आते हैं। नंबर 2 है दैट इज डीपोलराइजेशन। उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है डीपोलराइजेशन। आज जैसे बहुत ही डिजिटल हमने पढ़ा था जो आयन चैनल्स वगैरह, तो इसी तरह से ये बेसिक सी जैसी है। बाकी डिटेल में बुक के हवाले से हम पॉइंट्स देखेंगे, एक बार और भी रिपीट हो जाएगा। होपफुली आप जो है सिलेक्शन पोटेंशियल जैसा मुश्किल टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है जैसे जी का मतलब ही होता है जैसे अपोजिट है या रिमूव करना। जैसे इनसाइड जैसे पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आउटसाइड जैसे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब डीपोलराइजेशन में ये होगा सोडियम आयंस जो है दे मूव इनसाइड द इनसाइड द
न्यूरॉन मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो सोडियम आयंस की ज्यादा हो जाएगी। ये चैनल हम बना रहे हैं, जैसे ये चैनल है इधर जो है सोडियम चैनल जैसे ओपन हो रहे हैं, जैसे स्टिमुलस मिल रहा है सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं, बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पर जैसे आपको पता है कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जरूरी होता है, इतना होगा तो उसके नतीजे में जैसे मजीद जैसे सोडियम चैनल ओपन हो तो ही देन जो है सोडियम आयंस जो है न्यूरॉन के अंदर की तरफ मूव करेंगे। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, थोड़े अंदर हुए, इंटर हुए, दाखिल हुए, तो उसके बाद जैसे मजीद जैसे सोडियम आयंस जो है दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा। और अब इसकी जो इनसाइड जैसे वैल्यूज है ना वो किस तरह से चेंज हुई है पोटेंशियल के हवाले से आप देखेंगे कि पहले जैसे -70 था, उसके बाद जैसे -55 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जितने सोडियम आयंस ज्यादा एंटर हो रहे होते हैं तो उस वक्त अब वैल्यूज आगे प्लस की तरफ जाएंगी, जीरो, जीरो के बाद +10, और भी जैसे जितने सोडियम आयंस एंटर होते जाएंगे तो देन 20, 30 और +40 और अप टू +50 तक जो है जब ये वोल्टेज पहुंचेगा तो उधर जो है फौरन जो है ये सोडियम चैनल्स जो होते हैं जो वोल्टेज हैं, ये सारे जो हम पॉइंट में नोट करते हैं कि ये जब भी कोई अनस्टिमुलेटेड जैसे न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके नतीजे में वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है ये ओपन होंगे। उसकी वजह से सोडियम आयंस थोड़ा आवाज कम रखनी, रश इनसाइड द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं। आगे फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तहत, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तहत मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे, मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे। जितने ज्यादा सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे तो उसकी जैसे वोल्टेज में ये डिफरेंस भी आता जाता है, जैसे -70, -55, देन वैल्यूज जो प्लस में 10, 30, 40 और अप टू द 50। जैसे +50 तक ये वोल्टेज पहुंचेगा तो उधर सोडियम जो चैनल है वोल्टेज गेटेड ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे फौरन उसके नतीजे में। जैसे देखें कल हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वोल्टेज के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ओपन होते हैं, वी चैनल होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज होते हैं। अब जैसे एक +50 का जैसे वोल्टेज पहुंचा तो उस वक्त फौरन सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और वो जो प्रोसेस होगा नंबर 3 वाला होगा। और एक चीज यहाँ पे भी आप थोड़ा इसको रिकॉल करें कि इस जगह पे जैसे देखें पोटेशियम आयन उधर ही अंदर मौजूद है, इधर पोटेशियम आयन इस न्यूरॉन के अंदर मौजूद है, रेड शिफ्ट इसकी हुई है इनसाइड, वो हो गया सोडियम आयन। ये तो अभी तक वो वही सेम जो रेस्टिंग से हम पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू है कि इसमें पोटेशियम आयन अपनी जगह पे मौजूद। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और पोटेशियम आयंस जो है बाहर की तरफ जाएंगे, जिस अमल को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन। नंबरिंग क्या है, नंबरिंग ऐसे 3 है, 3 नंबर स्टेप होगा रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। यानी जो चेंज हो गया था ना -70 से +50 तक का वो वापस +50 तक वैल्यूज आएंगी। जैसे जैसे अभी हमने देखा कि उसमें वैल्यूज में क्या चेंज आई है जब डीपोलराइजेशन का अमल हुआ। डीपोलराइजेशन का अमल हुआ तो ये हुआ कि -70 मिली वोल्ट से वोल्टेज जो है +50 तक मिली वोल्ट तक आ गया, तो इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। फिनोमेना निकाल दे डीपोलराइजेशन। अब जो होगा वो रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन हुआ इसका मतलब है +50 से वापस -70 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, और उसके लिए पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी, और इस अमल को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। इवन जैसे हम इधर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जो वोल्टेज जो +50 मिली वोल्ट तक था अब वो -70 मिली वोल्ट तक आएगा, इस अमल को कहेंगे डीपोलराइजेशन। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज
ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम चैनल +50 तक वोल्टेज पहुंचने के बाद पोटेशियम चैनल्स जो है ये ओपन होंगी। पोटेशियम चैनल्स ओपन होने की वजह से और रैपिडली, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो लीड चैनल होते हैं उनके अंदर इतनी स्पीड नहीं होती, आयन जो मूव करते हैं या पास होते हैं, पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये फास्टर जो है उनके अंदर आयंस की मूवमेंट होती है। और कंपेयर किया जाए तो जैसे सोडियम चैनल जो है रश इनसाइड मोर रैपिडली, जैसे एकदम चेंज हो जाती है। इसी तरह से जो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और रैपिड जैसे मूवमेंट होगी किसकी होगी कि मूवमेंट होगी पोटेशियम आयंस की होगी। मूवमेंट होगी पोटेशियम आयंस की, किधर होगी? फ्रॉम इनसाइड न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के इधर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो फ्लूइड है उसके अंदर जो है ये आइंस मूव होंगे। किसके जरिए मूव होंगे? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की मदद से, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की मदद से ये मूव होते रहेंगे। तो इसमें हम मेम्ब्रेन के हवाले से यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे आप देखते हैं इससे पहले वाले स्टेप में वो आप साथ साथ में रिकॉल भी करते जाए। इससे पहले जो सोडियम आइंस जो है काफी सारे सोडियम आइंस अंदर आए थे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो +50 तक पहुंचा था। इस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज में ये हो रहा है कि पोटेशियम आइंस के जो चैनल वोल्टेज गेटेड ये ओपन हुए और पोटेशियम आइंस जो है ये बाहर जा रहे हैं। तो ये रैपिडली जो है पोटेशियम आइंस जितने बाहर जाते रहते हैं तो उसकी पोटेंशियल में जैसे ये फर्क आएगा। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वही वापस सेम -70 मिली वोल्ट जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी, -70 मिली वोल्ट वो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद एक और फिनोमेना नेक्स्ट है तो इसी से रिलेटेड है, हाइपर पोलराइजेशन। और ये पोटेशियम आयंस जिनके पॉजिटिव चार्ज होती है, यही अगर इनसाइड टू आउटसाइड निकलते रहेंगे तो पीछे जो ऑर्गेनिक एनाइंस पड़े हैं वो जाहिर है नेगेटिव चार्ज है। जब इन पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे केटाइन जो है पोटेशियम जो जब बाहर जाएगी तो पीछे एनवायरमेंट जो होगा वो जरा मोर जो है नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। कितनी मोर नेगेटिव? अब -90 तक हो सकता है, अप टू -90 तक। उसका रीजन क्या है? बिकॉज पोटेशियम चैनल जो होते हैं जब क्लोज होंगे, वेरी स्लो होंगे, वेरी स्लो क्लोज होंगे तो जाहिर है इतने मोर जो है पोटेशियम आयन से बाहर जाएंगे। तो इस अमल को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो चौथा स्टेप होगा उसमें ये हाइपर पोलराइजेशन। नंबर 4 हाइपर पोलराइजेशन, नंबर 4 इज हाइपर पोलराइजेशन। चौथा जो स्टेप है प्रोसेस है वो है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर लफ्ज की मीनिंग ही होती है हाई, हायर कंसंट्रेशन। इसकी पोटेशियम आयंस की जो है बाहर की तरफ आउटवर्ड जो मूवमेंट हो रही है। तो इधर हम पॉइंट्स में नोट करेंगे कि ये जो पोटेशियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है मूव किस तरह से जब -7 में मूव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, ये लीड से क्लोज होता है। क्लोज जो होता है वो लीड से होता है। लीड से क्लोज होने की वजह से जाहिर है वो चीजें सब बाहर चली जाती है, तो वोल्टेज जो है उस वक्त पहुंच जाता है, वोल्टेज वो तकरीबन -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस अमल को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। कोई इशू नहीं, हाइपर पोलराइजेशन होगी तो एक और अभी चैनल भी मौजूद है जो आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, किससे रेफरेंस से? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वही सेम कंसंट्रेशन अब मेंटेन करेगा। तो इधर हम देखेंगे ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, साथ साथ में ये पॉइंट इसको भी आप रिकॉल ही करते जाए बिकॉज
इसके अंदर जो है सोडियम आयंस जो अंदर दाखिल हुए थे डीपोलराइजेशन की वजह से, डीपोलराइजेशन की वजह से इधर दाखिल हो रहे थे। और जो उसके बाद आपने देखा जब रीपोलराइजेशन हुई थी तो पोटेशियम आयंस जो बाहर गए थे तो अंदर का एनवायरनमेंट -90 तक हो चुका था। तो इसे किलो लेट से हुए इसको वितरित करते हैं, जब किलो लेट से हुए तो 70 से भी का वोल्टेज और भी नीचे चला गया है, जो -90 मिली वोल्ट हुआ है बिकॉज ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयंस। अगर आप थोड़ा लेट से होता है वोल्टेज चला गया -90 मिली वोल्ट। अब जैसे वापस जैसे -90 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट से वापस जो है -70 मिली वोल्ट तक आना है, और आयोनिक कंसंट्रेशन वो होनी चाहिए, आयोनिक कंसंट्रेशन वो होनी चाहिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली हो। तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ऑपरेट करेगा, जो क्या करेगा, फ्री सोडियम आयंस को बाहर भेजेगा, बदले में 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आएगा, तो एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगा। अब आखिरी स्टेज में हम आते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप की जब ऑपरेटिंग का मैकेनिज्म जैसे स्टार्ट होगा, तो जैसे ये अंदर की तरफ जैसे सोडियम आयंस ज्यादा पड़े हैं, इनको बाहर भेजें, कितने फ्री, बदले में कितने जो पोटेशियम आयंस आएंगे, 2 आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल जो वो भी मेंटेन हो जाएगी। इसके लिए पोटेशियम पंप ऑपरेट करेगा। 5वां नंबर स्टेप है, आखिरी नंबर स्टेप हम उस पर आते हैं, नंबर 5 स्टेप। नंबर 5 सोडियम पोटेशियम पंप को जब ऑपरेट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जब ऑपरेट होगा तो उसकी ये एटीपी ड्राइव है, आपको पता है एटीपी ड्राइव है, एटीपी के एक्सपेंडिचर से ये होगा, करेगा क्या, फ्री सोडियम आयंस को बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, किधर, फ्लूइड एनवायरनमेंट के अंदर, बदले में जो 2 पोटेशियम आयंस हैं, 2 पोटेशियम आयंस है, इनवर्ड इनको मूव करेगा किधर, साइटोप्लाज्म की तरफ, और क्या हो जाएगा, इनिशियल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, आरएमपी वाली कंडीशन होगी, उसका वोल्टेज -70 मिली वोल्ट, वो भी -70 मिली वोल्ट वो भी रिस्टोर हो जाएगा, एज वेल एज आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन जो थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली वो भी रिस्टोर हो जाएगी। तो एक रिस्टोर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि एक जो है एक्शन पोटेंशियल हुआ। अब इस जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे रिपीटेडली पूरे इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा में होते रहे। इधर जैसे आखिरी पॉइंट हमने उसकी स्ट्रक्चर ऐसी देखी थी कि इधर जो है एक तरफ से जो 3 सोडियम जो होंगे 3 सोडियम आयन, एक सोडियम आयन, दूसरा सोडियम आयन, तीसरा सोडियम आयन, एक बड़ी स्ट्रक्चर है जिसमें जो 2 पोटेशियम आयंस होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, 2 पोटेशियम आयंस जो होंगे वो अंदर, 2 पोटेशियम आयंस जो होंगे, जैसे ये पोटेशियम आयंस जो है 2 जो होंगे वो इनसाइड इसके अंदर की तरफ आएंगे, जिनकी तादाद होगी 2, 3 सोडियम आयंस जो आउटवर्ड जाएंगे। इस वजह से ये इनिशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाला जो पोटेंशियल है वो भी रिस्टोर हो जाएगा, और आयोनिक कंसंट्रेशन वो भी सेम उस आरएमपी जैसी हो जाएगी, आरएमपी जैसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वापस ग्राफ की तरफ आते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देखें, जब एक न्यूरॉन जब रेस्ट में था तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त वोल्टेज था -70 मिली वोल्ट। जब भी स्टिमुलस मिला, तो जब स्टिमुलस मिला तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, बट थोड़े ओपन हुए, इतने ओपन हुए ये वोल्टेज -50 तक पहुंचा, कोई जो फर्दर आगे ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, अदरवाइज माइनस इतना स्टिमुलस अगर नहीं है तो फिर ये आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो उस पोटेंशियल को सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो आगे एक्शन को जनरेट ना कर सके, -50 तक जैसे पहुंचा, उसके बाद मोर सोडियम चैनल ओपन हुए तो समझ को कहेंगे डीपोलराइजेशन, और वोल्टेज जाके +50 तक पहुंचा। +50 तक पहुंचने के बाद सोडियम जो चैनल है वो सब क्लोज हो जाएंगे, और उसके बदले में जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे,
और इधर पोटेशियम आयंस की इसके साथ ही लिख लेते हैं कि ये पोटेशियम आयंस जो आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, इनकी आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है। और जो डीपोलराइजेशन हो रही है इधर सोडियम आयंस जो है इनवर्ड जो है इनसाइड जैसे न्यूरॉन उधर जो मूव हो रहे हैं। हाइपर पोलराइजेशन का अमल हुआ इधर जो है मोर पोटेशियम आयंस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं न्यूरॉन से, तो ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया। और ये आयोनिक एक्सचेंज सोडियम पोटेशियम को जैसे यू नो वेरी वेल 3 सोडियम आयंस जो है इनको बाहर भेजा है और बदले में 2 पोटेशियम आयंस जो है इनसाइड आए, तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन। आप घर जाके ऐसा चार्ट अपनी जैसे हैंड राइटिंग नहीं है अपने रजिस्टर पे बना लें और रजिस्टर पे बनाने के बाद जो उनकी करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है जैसे लाइक नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 3 में क्या है, नंबर 4 में क्या है, नंबर 5 में इवेंट क्या हो रहे हैं, उनको सबको देखें। एक बार बुक को भी पढ़े, होपफुली आप समझ जाएंगे। इसके अलावा एक दो और भी कुछ टर्म्स है जो आज हम पढ़ते यकीनन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एसटीडी बुक के हवाले से ही पढ़ेंगे। पर ये जो फंडामेंटल्स या बेसिक्स हैं एक एक्शन पोटेंशियल से आज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल आप इसको कभी नहीं, आज नहीं कल देखते हैं तो कल फिर से आपको नहीं समझ आए, फिर कभी नहीं समझ आए। उसके लिए जरूरी है कि आप खुद ऐसे आप खुद अपने से कोई चार्ट बना लें जो आपको हेल्प देगी।